नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कवकों में अलैंगिक जनन के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जनन की वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विशेष प्रकार की जनन संरचनाओं अर्थात बीजाणुओं या अन्य प्रवर्ध्य संरचनाओं का निर्माण होता है तथा ये संरचनाएं बिना किसी संलयन के सीधे ही एक नवीन पादप थैलस का निर्माण करती है। तो इस प्रकार की जनन विधि को हम अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन में एकल पादप थैलस एक नवीन पादप थैलस को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। इस अलैंगिक जनन प्रक्रिया के अंतर्गत अर्धसूत्रीय विभाजन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है। सिर्फ समसूत्री विभाजन के द्वारा ही कुछ विशिष्ट प्रकार की संरचनाओं का निर्माण होता है और वही संरचनाएं हैं जो जनन इकाई के रूप में प्रयुक्त होती है। तो अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में जो मुख्य अंतर है वो है कि अलैंगिक जनन के अंतर्गत केवल एकल जनक ही भाग लेता है, जबकि लैंगिक जनन के अंतर्गत दो जनक भाग लेते हैं। साथ साथ इसके अंतर्गत मियोसिस और निषेचन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है, जबकि लैंगिक जनन के अंतर्गत मियोसिस और निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। कोको के अंतर्गत अलैंगिक जनन जनन की सबसे अधिक प्रचलित प्रविधि है और यह अलैंगिक जनन की प्रविधि कोको के अधिकांश संवर्गों में हमें देखने को मिलती है। कोको के अंतर्गत अलैंगिक जनन दो प्रकार के बीजाणुओं के द्वारा होता है। पहला है धानी बीजाणु और दूसरा है कोनिडिया। तो हम इन दोनों प्रकार के बीजाणुओं अर्थात धानी बीजाणु और कोनिडिया के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले है धानी बीजाणु। धानी बीजाणु से हमारा तात्पर्य है कि इस प्रकार के अंतर्गत जो बीजाणु निर्मित होते हैं वो विशिष्ट प्रकार की एक थैलीनुमा संरचना के अंतर्गत निर्मित होते हैं जिसे धानी कहते हैं। और ऐसी धानी जिसके अंतर्गत बीजाणु निर्मित होते हैं उसे हम बीजाणु धानी कहते हैं। अब जब बीजाणु धानी की बात करते हैं तो बीजाणु धानी एक ऊर्ध्व संरचना होती है, वर्टिकल संरचना बीजाणु धानी धर पर विकसित होती है। यानी जो कवक तंतु होते हैं उन कवक तंतु के ऊपर कुछ है जो ऊर्ध्व कवक तंतु विकसित होते हैं और ये कवक तंतु जो ऊर्ध्व होते हैं वो बीजाणु धानी धर कहलाते हैं और इनके ऊपर है जो बीजाणु धानियां विकसित होती है। अब बीजाणु धानी के अंदर विकसित होने वाले चल बीजाणुओं की प्रकृति के आधार पर बीजाणु दो प्रकार के होते हैं, चल बीजाणु और अचल बीजाणु। चल बीजाणु जिस धानी के अंदर निर्मित होते हैं उसे हम चल बीजाणु धानी कहते हैं और ये बीजाणु मोबाइल अर्थात चल होते हैं, ये
गति करते हैं। इनके अंतर्गत कशाभिकाएं पाई जाती है, जिसके द्वारा है जो ये जलीय माध्यम में गति करते हैं। और इस प्रकार के जल बीजाणु हमें कवकों के अंतर्गत फाइकोमासिटीज संवर्ग के गण पेरेनोस्पोरस के सदस्यों में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अन्य सदस्यों में भी देखने मिलते हैं, लेकिन मुख्यतः फाइकोमासिटीज और अन्य जो जलीय कवक है उनके अंतर्गत है जो हमें ये देखने को मिलते हैं। दूसरे प्रकार के दानी बीजाणुओं के अंतर्गत है वो अचल बीजाणु। जैसा कि हमें नाम से प्रतीत होता है कि अचल बीजाणु यानी इस प्रकार के बीजाणु मोबाइल नहीं होते, अर्थात वो चल नहीं सकते, इसलिए उनको हमको अचल बीजाणु कहते हैं। और अचल बीजाणुओं का जिस धानी के अंदर निर्माण होता है उसको हम बोलते हैं अचल बीजाणु धानी। और ये जो अचल बीजाणु है ये हमें आपके राइजोपस, जो आप यहाँ पर डायग्राम दिखा रखा है, उस राइजोपस के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि जो चल बीजाणु जो हमने बात की है कि बीजाणु दो प्रकार के होते हैं, चल बीजाणु, अचल बीजाणु। अब देखते हैं कि चल बीजाणु कितने प्रकार के होते हैं। चल बीजाणु में पाई जाने वाली कशाभिका की प्रकृति एवं उनकी संख्या के आधार पर चल बीजाणु कई प्रकार के होते हैं। उसमें से पहला है एक कशाभिकी चल बीजाणु, यानी इस प्रकार का जो चल बीजाणु है उसके अंतर्गत सिर्फ एक कशाभिका पाई जाती है और ये कशाभिका चल बीजाणु के पोस्टीरियर एंड यानी पश्चिम सिरे पर उपस्थित होती है तथा चिकनी सतह वाली होती है, अर्थात विप्लेस या प्रतोद प्रकार की होती है। उदाहरण के रूप में हम बात करें तो सिनकाइट्रियम में हमें इस प्रकार की है जो चल बीजाणु देखने को मिलते हैं। और ये चल बीजाणुओं की आकृति टेडपोल के समान प्रतीत होती है। दूसरा प्रकार का जो चल बीजाणु है वो है आपके एक कशाभिकी चल बीजाणु है, लेकिन इसके अंदर कैसा कशाभिका कैसी है, अग्रस्त कंडीशन में। यानी पहले हमने जो पढ़ा था वो एक कशाभिकी चल बीजाणु था जिसमें कशाभिका है जो पश्चिम दिशा में और विप्लेस प्रकार की थी, अर्थात प्रतोद प्रकार की। इस प्रकार की दूसरे प्रकार के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि कशाभिका है वो अग्रसिरे पर है और टिंसेल टाइप अर्थात कुर्च प्रकार की है। तो यहाँ जो दो कशाभिका में आप अंतर देख रहे हैं कि पहले वाली वो चिकनी है, उस पर कोई किसी प्रकार के उभार वगैरह आपको दिखाई नहीं दे रहे, जबकि दूसरी वाली जो कशाभिका है दूसरे वाले चल बीजाणु के अंतर्गत उसमें जो आप कशाभिका देख रहे हैं उस कशाभिका के दोनों तरफ आप देखेंगे कि आपको है जो रोमनुमा संरचनाएं दिखाई दे रही है जिन्हें हम मेस्टिगोनिम्स कहते हैं। तो इस प्रकार के चल बीजाणु हमें है जो क्लास हाइफोकाइटिडियोमाइसिटीज के सदस्यों के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये तो दोनों ही थे एक कशाभिकी चल बीजाणु। अब हम देखते हैं द्विकशाभिकी चल बीजाणु। द्विकशाभिकी चल बीजाणुओं के अंतर्गत आप यहां पर देख रहे हैं कि एक चल बीजाणु है जिसके अंतर्गत दो कशाभिकाएं हैं और दोनों कशाभिकाएं एक ही प्रकार की लेकिन आकार में असमान, एक लंबी और दूसरी छोटी। तो इस प्रकार जब दोनों कशाभिका असमान और विप्लेस प्रकार की होती है तो इस प्रकार के जो चल बीजाणु होते हैं वो हमें क्लास
प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज के सदस्यों के अंतर्गत देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि द्विकशाभिकी जल बीजाणु के अंतर्गत दो कशाभिकाएं, एक अग्रस दिशा की ओर निर्देशित टेंसेल टाइप और दूसरा है जो पश्चिम दिशा की ओर निर्देशित विप्लेस टाइप। अर्थात एक है जो आपके प्रदोष प्रकार की है जो पीछे की तरफ मुड़ी हुई है, और एक है जो आगे की तरफ है, वो है आपके कुर्च प्रकार की। तो इस प्रकार के द्विकशाभिकी जल बीजाणु हमें क्लास ओमाइसीटीज के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। वहीं ओमाइसीटीज के अंतर्गत एल्बुगो इत्यादि के अंतर्गत हमें है जो दो कशाभिकाएं टेंसेल और रिप्लेस देखने को मिलती इसी तरह से, लेकिन इसमें यहाँ पर है जो उसकी पोजीशन, यहाँ पर दोनों ही अग्र दिशा में थी निवेशित, जबकि यहाँ पर है जो दोनों ही है जो चल बीजाणु है जो आपके पायरिनुमा शेप में, और दोनों कशाभिकाएं उसके पार्श्व दिशा से निवेशित होती है। नेक्स्ट है आपके अचल बीजाणु। जैसा कि नाम से विदित है कि इस प्रकार के बीजाणुओं के अंतर्गत कशाभिकाएं नहीं पाई जाती है। ये बीजाणु संरचनाएं अर्थात जो अचल बीजाणु है विशेष तौर पर क्लास जाइगोमाइसीटीज के गण म्यूकेरेल्स के सदस्यों जैसे म्यूकर, राइजोपस इत्यादि के अंतर्गत पाई जाती है। ये अलैंगिक बीजाणु एंडोजिनस अर्थात अंतर्जात रूप से एक गोल या बेलनाकार थैलीनुमा संरचना जिसे हम अचल बीजाणुधानी कहते हैं उसके अंतर्गत विकसित होते हैं। ये बीजाणु कशाभिका रहित चिकनी भित्ति वाले गोल या दीर्घवृत्ताकार एक कोशिकीय और एक या बहुकेंद्रकीय संरचनाएं होती है, जिनकी संख्या प्रत्येक बीजाणुधानी में एक से लेकर के हजारों तक हो सकती है। परिपक्व बीजाणु म्यूसिलेज के द्वारा आवृत होते हैं। बीजाणुधानी की भित्ति के शुष्क होने पर इन बीजाणुओं का प्रकीर्णन हवा के द्वारा होता है। बीजाणुधानी कभी कभी पूर्ण रूप से है जो बीजाणुधानी दर से पृथक हो जाती है। अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणुधानी से प्रकीर्णित बीजाणु अंकुरित होकर के नवीन कवक जाल का निर्माण करते हैं। कोनिडिया ये विशिष्ट प्रकार के अचल अलैंगिक बीजाणु संरचनाएं हैं जो विशिष्ट प्रकार के ऊर्ध्व यानी अर्थात खड़े कवक सूत्रों पर विकसित होती है। इन कवक सूत्र संरचना को कोनिडियम धर कहते हैं। आप देख रहे हैं ये है जो आपका कवक सूत्र है। इन कवक सूत्रों से कुछ ऊर्ध्व कवक सूत्र विकसित होते हैं, इन्हें हम कोनिडियोफोर कहते हैं या हिंदी में बोलते हैं कोनिडियम धर कहते हैं। और इस कोनिडियम धर के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको
कोनिडियम की चेन नजर आती है। ये कोनिडिया बहिर्जात रूप से विकसित होते हैं। कोनिडियम धर जिस पर कोनिडिया विकसित होते हैं वह एक शाखित या अशाखित पट्टयुक्त या पट्टहीन संरचना होती है। इस पर एकल या श्रृंखलाबद्ध रूप से कोनिडिया विकसित होते हैं। नहीं, आप देख रहे हैं कोनिडिया जो एकल भी हो सकते हैं या फिर कंटिन्यू श्रृंखला के रूप में, जैसा आप देख रहे हो पूरी श्रृंखला विकसित हो रही है, इस तरह से भी हो सकते हैं। इनकी आकृति, परिमाप, वर्ण एवं संरचना विभिन्न कवक प्रजातियों में अलग अलग प्रकार की देखने को मिलती है। कोनिडिया का निर्माण विभिन्न कवक संवर्ग जैसे फाइकोमाइसीटीज के अंतर्गत एल्बुगो, एस्कोमाइसीटीज के अंतर्गत पेनिसिलियम एवं ड्यूटेरोमाइसीटीज के अंतर्गत अल्टरनेरिया जैसे संवर्गों के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। पहले हमने धानी बीजाणु पढ़ा था और बाद में पढ़ रहे हैं कोनिडिया। तो धानी बीजाणु और कोनिडिया में मुख्य अंतर यह है कि धानी बीजाणु धानी के अंदर अंतर्जात रूप से विकसित होते हैं, जबकि ये जो कोनिडिया है ये है जो बहिर्जात रूप से विकसित होते हैं। ये इनके अंतर्गत एक मुख्य अंतर होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब फंजाई के अंतर्गत अलैंगिक जनन होता है तो अलैंगिक जनन के फलस्वरूप कुछ विशिष्ट फ्रूटिंग बॉडीज अर्थात फलनकाय का निर्माण होता है। सामान्यतः हम देखते हैं कि अधिकांश उदाहरणों में हम देखते हैं कि कोनिडियम धर अर्थात कोनिडियोफोर जिस कवक जाल पर विकसित होते हैं वो एकल रूप में विकसित होते हैं, तथापि कुछ सदस्यों में ये समूहगत रूप से एकत्र होकर, यानी सारे कोनिडियम जो धर हैं वो ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं, होकर के एक सुस्पष्ट एवं सुविकसित फलनकाय का निर्माण करते हैं। विभिन्न कवक प्रजातियों के अंदर पाई जाने वाली कुछ अलैंगिक फलनकाय संरचनाएं इस प्रकार से, जिससे पहले आप देख रहे हो पिक्निडियम। पिक्निडियम अलैंगिक फलनकाय है जो हमें पक्सिनिया के अंतर्गत मुख्यतः देखने को मिलती है। इस पिक्निडियम का निर्माण आभासी मृदुतकों के द्वारा होता है और इस पिक्निडियम की अंदर वाली सतह पर आप देखेंगे तो आपको कई सारे हैं जो पिक्निडियोफोर नजर आते हैं और इन पिक्निडियोफोर के ऊपर है जो आपको पिक्निया का निर्माण होते हुए देखेंगे। तो ये जो पिक्निडियोफोर है इस पर निर्मित होने वाले बीजाणुओं को हम क्या बोलते हैं? पिक्निडियो बीजाणु। और ये पिक्निडियो बीजाणु, इस पिक्निडियम के ऊपर एक छिद्र होता है जिसे हम ओस्टियोल कहते हैं। इस छिद्र के द्वारा है जो बाहर की ओर प्रकीर्णित होते हैं। नेक्स्ट जो अलैंगिक फलनकाय है वो है आपका एसरवुलस। यह संरचना परजीवी कोकों जैसे कोलिडोट्राइकम आदि में देखने को मिलती है। इसमें परपोषी पादप की बाह्य त्वचा के नीचे अनेक कवक सूत्रों की एक सघन या चटाई नुमा संरचना बन जाती है। इसे हम एसरवुलस कहते हैं। यानी परपोषी की जो ये एपिडर्मिस है
इसके नीचे है जो बहुत सारे ऊतकों की एक परत जमा हो जाती है, जिसे हम चटाई नुमा संरचना के रूप में देखते हैं। इसे एसरवुलस कहते हैं और एसरवुलस से अनेक छोटे-छोटे सघन कोनिडियम धर विकसित होते हैं। यानी यानी यहाँ पर जो पूरा-पूरा है जो कवक तंतु का जाल होता है, इसे एसरवुलस कहते हैं। इसके ऊपर है जो ये खड़े कवक तंतु जो विकसित है, इन्हें हम कोनिडियोफोर कहते हैं और इन कोनिडियोफोर पर कोनिडिया विकसित होते हैं। और ये जो कोनिडिया आप देख रहे हैं ऐसे कर्व शेप्ड में, ये है जो एक विशेष प्रकार की कोनिडिया है, ठीक है, जो हमें इस कोलिडोट्राइकम के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। फिर है आपके स्पोरोडोकियम। स्पोरोडोकियम प्रकार के फलनकाय कुछ परजीवी कवकों जैसे फ्यूजेरियम द्वारा प्रपोष शरीर के ऊपर बढ़ने वाली संरचनाएं। इनका निचला हिस्सा डिस्क शेप में स्ट्रोमा द्वारा निर्मित होता है। यह प्रपोषी के ऊतकों को नष्ट करके बाहर निकल जाता है। स्ट्रोमा की अंतस्थ खुली सतह से अनेक शाखित कोनिडियम धर के ऊपरी सिरे पर कोनिडिया निर्मित होते हैं। नेक्स्ट है अलैंगिक फलनकाय के अंतर्गत सिनेमा। इस प्रकार की अलैंगिक फलनकाय संरचना में अनेक कोनिडियम धर एक साथ ग्रुप में इकट्ठे होकर के एक खंभे या पिलर नुमा संरचना बनाते हैं तथा इनके ऊपर लंबी बीजाणुधानी संरचना का निर्माण होता है। इसके आधारीय भाग में कोनिडियम धर एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। उदाहरण के रूप में देखें तो इस प्रकार की अलैंगिक फलनकाय हमें ग्रेफियम के अंतर्गत देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कई कोनिडियोफोर है जो ग्रुप में इकट्ठे हुए हैं और उनके ऊपर है जो बाद में लंबी बेलनाकार आपको बीजाणुधानियां अर्थात कोनिड कोनिडिया का निर्माण देखने को मिलता है। धन्यवाद।